सो जी, पाकिस्तान अपना पहला टी20 ऑस्ट्रेलिया से जीत चुका है, लेकिन इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए या इसका जनाज़ा पढ़ना चाहिए, समझ से बाहर है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जो प्लेइंग 11 खिलाई, उसके अंदर हमारे जो 2 मोस्ट सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनमें बाबर और रिज़वान आया करते थे, अब बाबर और फ़खर ज़मान हैं। उनको आज पाकिस्तान ने तकरीबन 4-5 सालों के बाद हमने ऐसा देखा कि बाबर आज़म मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आए विद फ़खर ज़मान। चौथे और 5वें नंबर के ऊपर इन दोनों को खिलाया गया और इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर आपके यंग प्लेयर्स ऊपर से आपको अच्छा स्टार्ट देते हैं, तो उस चीज़ को कैरी किया जाए और मुश्किल टाइम के अंदर आके पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया जाए। इतने अरसे से आप पाकिस्तान के लिए सर्व करें, इतना ज़्यादा आपका तजुर्बा है, इतने ज़्यादा आपने मैचेज़ खेले हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज़ अ सीनियर प्लेयर दोनों की कि आपने आकर आज के मैच के अंदर मिडल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंसेज़ देनी थी और अगर बहुत नहीं भी खेला जा रहा था तो एटलीस्ट 120-130 के स्ट्राइक रेट से कोई 25-30 रन्स करके आने थे और मैच को फँसाना नहीं था। पाकिस्तान को स्टार्ट से मैं बात करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक अल्लाह पाक का शुक्रिया है कि ये मैच हम किसी तरीके से जीत गए हैं। गंदी परफॉर्मेंस उनकी रही, अच्छी फील्डिंग हमने की, सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैटिंग पे आऊँगा, जिस तरह साइम अयूब ने आपको स्टार्ट दे दिया था। सलमान अली आगा ने एक ब्रेव कॉल ली, खुद तीसरे नंबर के ऊपर आए लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया है कि कभी भी कोई कप्तान ब्रेव कॉल नहीं ले पाता और चाहे वो गुज़िश्ता कप्तान हो या अभी जो हमारे प्रेज़ेंट कप्तान है, कभी भी उनका अपना डिसीज़न नहीं होता, विद पूरी कम्युनिटी का डिसीज़न होता है जिसके ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन सलमान अली आगा के नंबर 3 के ऊपर बहुत अच्छे नंबर है और आज भी हमने देखा कि 27-28 बॉलों के ऊपर उन्होंने 40 प्लस की इनिंग खेली, जो कि एक अच्छा कैमियो था और इंटेंट नज़र आ रहा था आज सलमान अली आगा की तरफ से। उसको साथ कंटिन्यू किया जब पहली बॉल पे विकेट गिरी साहिबज़ादा फरहान की, तो जिस तरीके के कैमियो साइम अयूब हमें नज़र आ रहे थे, इसी चीज़ की हमें उनसे तवक्को और हमेशा से हमने इसी वजह से उनको हमेशा बैक किया है। ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू स्कोर बिग रन्स और आज उन्होंने वो कैमियो दिखाया। अनफॉर्चुनेट रहे कि एडम ज़म्बा के ओवर में पहले ही ओवर के अंदर तो भाई लगता है बॉल खड़ा हो जाता है और अपनी विकेट गँवा के, लेकिन पावर प्ले को जिस तरीके से यूज़ करना एक इंटेंट वाले प्लेयर का या एक आने आके अटैकिंग प्लेयर का रोल होता है, वो आज साइम अयूब ने अदा किया। दूसरी तरफ सलमान अली आगे की बात करें तो एक अच्छा स्टार्ट मिला था और एटलीस्ट पावर प्ले के बाद हम बहुत अच्छी कंडीशन में थे और ये हम सोच रहे थे कि मेबी वी विल गो 200 प्लस रन्स के लिए हम जाएँगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जैसे ही साइम अयूब की विकेट गिरती आई थिंक 7वाँ ओवर था, बाबर आजम आते हैं स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप द वे ही प्लेज लेकिन अब यही था कि रन बॉल खेलेंगे 120 130 का स्ट्राइक रेट बना लेंगे और आखिर में इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे। दूसरी तरफ सलमान अली आगा अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेट रहे कि सलमान अली आगा भी जो सेकंड ओवर था एडन ज़म्पा का उसमें अपना बाहर निकल के शॉट खेल रहे थे जो कि कैच पकड़ा थे। यहाँ तक बात थी कि पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रही थी। 10 का स्ट्राइक रेट उन्होंने मेंटेन किया था लेकिन उसके बाद आती है कहानी मिडल ऑर्डर में और जब आपके मिडल ऑर्डर में आपके सीनियर मोस्ट प्लेयर्स जो कि तकरीबन 2016-17 से आपकी टीम के साथ कैरी किए जा रहे हैं, वो दोनों आते हैं तो उसमें ना फ़खर ज़मान से हिट्स लगती हैं, ना बाबर आज़म से हिट्स लगती हैं और ना ही ये दोनों हिट मारने की कोशिश करते हैं। मसला ये नहीं था कि हिट्स नहीं लग रही थी, मसला ये था आपके इंटेंट नहीं थे, आपने वो स्ट्राइक रेट जो 10 से ऊपर चढ़ा हुआ था, जिसको आपने कंटिन्यू करके पाकिस्तान को 200 प्लस का टारगेट दिलवाना था, उस मोमेंटम को तोड़ के आप एक तो 100 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल सके, रन बॉल भी नहीं खेल सके और उसको इतना नीचे ले आए, आपका स्ट्राइक रेट भी 8 पे आ गया। फ़खर तो हिट ही नहीं कर रहा था, फ़खर के एरिया में बॉल नहीं आ रहा था, क्या प्रॉब्लम था? फ़खर चला ही नहीं रहा था, फिर बाबर का एक आधा चौका मिड ऑफ के ऊपर से गया, एक अच्छी शॉट थी, फिर उन्होंने एक ज़बरदस्ती छक्का मारने की कोशिश की, एडम ज़म्पा का वो लगा, रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हुए, लेकिन बाबर आज़म से भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखें बाबर आज़म ठीक है, रन्स नहीं आ रहे, रन्स आने पड़ेंगे, लेकिन आपको रन्स करने भी पड़ेंगे। अगर आप अब सीनियर प्लेयर हैं, 8-10 साल से आप पाकिस्तान के साथ हैं, हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन अब वो टाइम है कि अब आपको फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। लोग बात करते थे कि बाबर आज़म से रन्स नहीं हुआ, मैं ये बात करता था आज से डेढ़ 2 साल पहले कि बाबर आज़म ने रन्स नहीं करने, आपकी बाकी भी 10 खिलाड़ी थे। लेकिन आज मैं ये बात करने पे मजबूर हूँ कि बाबर आज़म ने रन्स करने हैं बिकॉज़ ही इज़ द नंबर 1 बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और पाकिस्तान का अगर कोई नंबर 1 बैट्समैन है, तो इट्स हिज़ रिस्पांसिबिलिटी टू स्कोर रन्स। अगर आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था, ये आप दोनों की ये रिस्पांसिबिलिटी थी कि उस स्कोर को कन्वर्ट करें और जैसे पिछले खेल के गेम कि उसके इस पिच के अंदर कुछ खास नहीं था, इसके अंदर कोई बाउंस नहीं था, कोई स्पिन ट्रैक नहीं थे, कोई डेड पिच नहीं थी कि जहाँ पर आपको मसाइल पैदा है पेश हों, तो आपको यही था कि आप इन रन्स को और कन्वर्ट करते और सीनियर होने के नाते आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रन्स करते और अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा करते, कॉन्फिडेंस भी हासिल करते और जब टी20 वर्ल्ड कप में जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, हम भी मिडल ऑर्डर में आके रन्स कर सकते हैं। जब कहानी यहाँ पे पहुँची तो स्ट्राइक रेट आपका बहुत ज़्यादा गिर गया और फिर अनफॉर्चुनेटली जब बाबर आज़म आउट हुए, तो खुशी मनाई जा रही थी कि शुक्र है बाबर या फ़खर में से गए क्योंकि दोनों की हिट्स नहीं लग रही और ये पाकिस्तान को कॉस्ट कर रहा है और फिर आते हैं उस्मान खान। उस्मान खान
प्रूवन फेलियर हैं, ठीक है पीएसएल में चले हैं, इंटरनेशनल की शायद वो कैपेबल नहीं है, किसी भी प्लेयर की क्रिटिसाइज़ करना या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना हमारा हक है, लेकिन पर्सनल मेरा ख़्याल है कि किसी के ऊपर भी क्रिटिसिज़्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह भी वो खेलते हैं, उन्होंने आके एक इंटेंट शो किया, एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग टू स्कोर रन्स क्विकली और ये चीज़ हम बाबर और फ़खर से भी तवक्को करते हैं कि सिंगल डबल से गेम नहीं होगा, आपको एटलीस्ट रन्स के लिए जाना पड़ेगा और अगर बाबर और फ़खर जाते, तो शायद उस्मान खान इतने ज़्यादा चांसेस ना लेते और वो भी एक बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब होता है। एक टाइम पर उन्होंने लगातार 2 चौके भी लगाए और फिर 14 बॉलों पे 18 रन्स करने में कामयाब हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने आज फ़हीम अशरफ को नहीं खिलाया। प्रॉब्लम ये है कि आपने मिडल ऑर्डर में कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं खिलाया। प्रॉब्लम ये है कि आपने हसन नवाज़ को नहीं बनाया। प्रॉब्लम ये है आपके पास इरफान खान नियाज़ी मिडल ऑर्डर में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो हसन नवाज़ का बैकअप अब्दुल समद था वो टीम के अंदर नहीं है। जब आपके मिडल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं होंगे और आप ज़बरदस्ती अपने ओपनर्स को मिडल ऑर्डर के अंदर लेकर आएँगे, तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए पैदा होंगी और उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं होंगे। दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट पाकिस्तान डज़ नॉट dominate in the middle order in the middle overs and that's the reason that Pakistan is able to score 168 runs. ये सबसे बड़ा मेजर इश्यू था कि आपके मिडल ऑर्डर के अंदर वो बैट्समैन ही नहीं है जो कि मिडल ऑर्डर में आके परफॉर्मेंसेस दें, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मिडल ऑर्डर में खेला हो, जो मिडल ऑर्डर की कैपेबिलिटी को जानते हो, जो वहाँ पर स्कोर करना जानते हो, जिनके पास बड़ी-बड़ी हिट्स मारने की एबिलिटी हो, जो बाबर आज़म या फ़खर ज़मान अनफॉर्चुनेटली वो मिडल ऑर्डर को अडैप्ट नहीं कर पाए, हालाँकि उनकी कोई ख़ास बैटिंग नहीं थी उनके कोई ख़ास बॉलर्स नहीं थे, कोई बहुत एक्स्ट्रा उनकी मैं कहता हूँ कि सीनियर बॉलर्स नहीं थे, एक जैपा था और वो आपको पड़ गया, आपकी 4 विकेट्स ले गया। यहाँ तक बात रही पाकिस्तान की बैटिंग की जो कि बुरी रही, मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अब ख्वाजा नाफिक को पाकिस्तान सेलेक्ट करता है फ़खर ज़मान की जगह, इसी स्क्वाड के साथ, इसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगा, क्या इस स्क्वाड के अंदर कुछ चेंज की जाएगी? अपनी राय आप उन्होंने कमेंट बॉक्स में शेयर करनी है कि अगर चेंज की जाती है तो क्या ये हसन नवाज़ को लाएँगे? वो रिज़र्व में होगा। पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर फ्लॉज़ हैं, शायद छोटी टीम्स के खिलाफ हम जीत भी जाएँ, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड टॉप सुपर 4 या सुपर 8 के अंदर जाओगे, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होंगी क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर स्टेबल नहीं है। वहीं पर हम इंडिया की बात करें तो उनके पास रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या जैसे बड़े-बड़े स्टार्स हैं जो कि आगे मिडल ओवर में शुभमन दुबे हैं कि जो बड़े-बड़े रन्स करते हैं। पिछले कल के मैच में आपने देखा जिस तरह की उसने इनिंग खेली। अब पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर आते हैं। जब पाकिस्तान 168 टारगेट पे लगा के गया था ऑन द बोर्ड, तो इट्स वेरी ईज़ी टू से दैट ऑस्ट्रेलिया विल विन दिस मैच बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस देते हैं, इस तरह की पिचेस के ऊपर जिस तरह वो खेलते हैं, वो बाउंसी पिचेस के ऊपर इतने इतने टारगेट को नहीं बख्शते, तो ये तो फिर पाकिस्तान की पिचेस थी और जहाँ पर कोई भी नहीं था बॉलर्स के लिए और दाद देनी पड़ेगी जिस तरह की फील्डिंग पाकिस्तान ने की, खास तौर पर लीडिंग फ्रॉम बाबर आज़म ने लीड किया फील्डिंग को फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह के उन्होंने 2-3 अच्छे कैचेस पकड़े, फिर बाउंड्रीज़ बचाएगी और फिर थोड़ा-सा पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की लक ने आपको 2 रन आउट्स मिल गए, एक नवाज़ के हाथ से लक मिल गया, एक दूसरा रन आउट मिल गया और ओवरऑल ये है कि आप कवर करते-कराते उनकी मेरे ख्याल से पावर प्ले के अंदर 1 विकेट गिरी, शाइम अयूब को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, जिस तरह सलमान अली आगा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं, उनसे बॉलिंग करवाते हैं और आज भी उन्होंने 2 क्रूशियल विकेट्स ली और वो 2 विकेट्स जो थी ट्रेविस हेड की और पहले जो मिड स्टंप उड़ाई थी कैरम बॉल से, दैट्स कॉज़ ऑस्ट्रेलिया ऑन बैक फुट और जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मैच के अंदर दोबारा आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी सारे बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। 3 उनके डेब्यूटेंट थे तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर जब आपके बड़े प्लेयर्स आउट हो जाए, स्कोर ऑन द बोर्ड और नई टीम के खिलाफ ज़िंदगी में पहली बार किसी नई कंट्री में जाके खेल रहे हो, उनकी कंडीशंस की एक्सेशन ना हो आपने वहाँ पर जाके कोई प्रैक्टिस सेशन ना किया हो, तो आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं और पाकिस्तान अगर जीता है तो सिर्फ़ अपनी फील्डिंग की वजह से जीता है। पुअर बैटिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम पाकिस्तान मिडल ऑर्डर आपके हवाले से पाकिस्तान को अपने मिडल ऑर्डर के अंदर क्या बेहतरी करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा बात कर नहीं सके क्योंकि बॉलिंग अगर हरवा भी देती, तो ये कोई स्कोर नहीं था कि जिसको बॉलर्स डिफेंड कर सकें। हमेशा हमने हमारी बॉलिंग ने बचाया, हमेशा बैटिंग का कोलैप्स आया, चाहे वो हम पहले बैटिंग कर रहे हो, चाहे वो हम बाद में बैटिंग कर रहे हो, कोलैप्स आते रहे हैं और बैटिंग की वजह से ही हम मैचेस हारते रहे हैं। 120 इंडिया के खिलाफ नहीं हुआ, यूएसए के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं हुआ, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर नहीं हुआ। कितने मैचेस हैं जो कि हम बैटिंग की वजह से हारे हैं और फिर आखिर में जाके ब्लेम बॉलिंग होता है। इवन एशिया कप के फाइनल में भी जिस तरह की हमने स्टार ले लिया था उसके बाद 150 गेम से नहीं हुआ था, वहाँ पर भी आपकी बैटिंग में फ्लॉज़ आए थे, कोलैप्स आया था जिसकी वजह से आपसे स्कोर नहीं होता। बाकी बॉलिंग में अगर इब्रार अहमद की तारीफ़ करना बनती है, जिस तरह की उन्होंने आके ऊपर से बॉलिंग किया, अच्छी बॉलिंग की 4 रन्स दिए 2 ओवरों में और क्वालिटी स्पिनर की ये क्वालिटी होती है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते। शादाब खान आज मुझे नज़र है, बैटिंग में कुछ रन्स ऐड ऑन नहीं कर सके, बॉलिंग में भी आज उनकी लाइन और लेंथ अप टू द मार्क नहीं थी, 1 विकेट मिली लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज शादाब खान का दिन नहीं था और शादाब खान के ऊपर हमेशा क्रिटिसिज़्म होगा जब वो अच्छी बॉलिंग नहीं करेंगे और आज भी उनकी लाइन और लेंथ के ऊपर सवालिया निशान है, जहाँ पर इब्रार और नवाज़ और साइम अयूब हालाँकि साइम अयूब एक प्रॉपर बॉलर नहीं है, वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। वो अच्छे एरिया में बॉल कर सकते हैं, तो शादाब खान के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है एज़ अ सीनियर लेग स्पिनर बॉलर 100 प्लस मैचेज़ हैं आपके कि आप भी एक अच्छे लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करें, डज़न्ट मैटर आपको रन्स पड़ते हैं या नहीं, लेकिन आपकी लाइन और लेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर फास्ट बॉलर्स की बात करें, 2 ही फास्ट बॉलर्स आपने खिलाए थे, सलमान मिर्ज़ा से आपने 3 ओवर्स करवाए, शाहीन शाह से आपने 1 ओवर कराया, फिर मिडल्स में आके शाहीन ने 11वां 12वां ओवर किया।
तो शाहीन का भी कुछ ख़ास था नहीं, कुछ बहुत बुरी बॉलिंग भी नहीं की, कुछ अच्छी भी नहीं की, शुरू में उनको और 10 रन्स पड़ गए थे। तो फिर उसके बाद स्पिनर्स ने हमारे जो है वो डोमिनेट किया और अच्छी फील्डिंग की बिना के ऊपर हम ये मैच जीत चुके हैं। आपके हवाले से अगले मैच के अंदर पाकिस्तान की क्या बेस्ट प्लेइंग 11 होगी? इस प्लेइंग 11 के अंदर पाकिस्तान क्या चेंजेस कर सकता है? क्या ख्वाजा नाफी मिडल ऑर्डर में आएँगे या फिर दोबारा से ही बाबर और फ़खर जमान के ऊपर ट्रस्ट किया जाएगा? क्या ख्वाजा नाफी को एज़ एन ओपनर देखा जाता है या फिर साहिबजादा फरहान को ड्रॉप करके फ़खर जमान को एज़ एन ओपनर लाया जाए और ख्वाजा नाफी मिडल ऑर्डर में आके चौथे, 5वें नंबर के ऊपर बैटिंग करें। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को लेके ख़ास तौर के ऊपर बैटिंग ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में। देखते हैं कि पाकिस्तान अगले मैच के अंदर क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।